नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम को लेकर। वैसे हो सकता है आप सब इसके बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से इसके बारे में जिक्र किया गया है कि डीआरडीओ की तरफ से अभी एक मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। इससे पहले डीआरडीओ की तरफ से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अभी एक एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अब ये जो सिस्टम होने वाला है, इसके मल्टीपल वर्जन को यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और डीआरडीओ के मुताबिक इसकी हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट और नेवल वेरिएंट भी डेवलप किए जाने वाले हैं। हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था कि एमबीडीए की तरफ से अभी हमारे रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में मिस्टल ATM को इंटीग्रेट किया गया था, जो कि एयर टू एयर वेपन फायरिंग कैपेबिलिटी देने वाला है और ये दुश्मन की ड्रोन या हेलीकॉप्टर को टारगेट कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमारे हेलीकॉप्टर्स खुद की हिफाजत भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से डीआरडीओ की तरफ से अभी एक इंडिजिनस ATM को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इसकी जो नेवल वेरिएंट होने वाला है, इसको शिप में डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और ये एक ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ आने वाला है, जबकि जो मैन पोर्टेबल वर्जन होने वाला है वो एक नॉर्मल लॉन्चर के साथ आने वाला है। अभी इसकी टेस्टिंग को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से अभी इसकी 5 प्रोटोटाइप को तैयार किया जा रहा है। ये एक ऑल वेदर मिसाइल होने वाला है, यानी कि इसको किसी भी तरीके की वेदर कंडीशन में या डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है और इसका वजन 20 kg के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि लगभग 6 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सभी जानते हैं इंडियन एयरफोर्स की अभी जो सबसे पुरानी एयरक्राफ्ट है वो MiG-21 है और ये इतने पुराने हो चुके हैं कि ये बार बार क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एयरफ्रेम में अभी इतना लाइफ नहीं बचा है और अभी इसकी क्रैश रेट काफी फ्रिक्वेंट हो चुका है, जिस वजह से हमने काफी पायलट को खो दिया है और इसी वजह से अभी इनको रिटायर करने का डिमांड किया जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास एयरक्राफ्ट की काफी कमी है और एक टू फ्रंट को देखते हुए हमारे पास सफिशिएंट एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स अभी MiG-21 को एकदम से रिटायर करना नहीं चाहता है। अभी हमारे पास लगभग 4 स्क्वाड्रन MiG-21 मौजूद है जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी इनको फाइनली रिटायर करने का फैसला किया गया है, लेकिन इनको अभी पूरी तरीके से रिटायर करने में 3 से 4 साल का टाइम लगेगा, यानी कि हर साल हम एक स्क्वाड्रन को रिप्लेस करने वाले हैं। MiG-21 की बात करें तो कुल मिलाकर अभी इंडियन एयरफोर्स में 100 के आसपास MiG-21 मौजूद है जिनको बाइसन स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया था और इसमें से अभी शायद 80 के आसपास एयरक्राफ्ट है जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सभी को अभी आने वाले 4 सालों के अंदर रिप्लेस करने का फैसला किया गया है और सभी MiG-21 को यहाँ पे तेजस से रिप्लेस किया जाएगा। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तेजस की डिलीवरी इतना फास्ट नहीं है और अगर हम 2025 तक सभी MiG-21 को रिटायर कर भी देते हैं, तब भी इनकी जगह पर हम 80 के आसपास तेजस को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि तेजस MK1 की जो डिलीवरी होने वाली है वो 2029 के आसपास कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा MMRC टेंडर की बात करें तो इसके अंदर भी फाइटर जेट को सिलेक्ट करके इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने में अभी कम से कम 5 साल लग सकते हैं। तो 2025 से 2030 के बीच जो टाइम होने वाला है, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे क्रूशियल टाइम होने वाला है, क्योंकि इस टाइम के अंदर इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ सबसे लोएस्ट नंबर में होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन 2030 के बाद धीरे धीरे इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ स्टेबल होना शुरू हो जाएगा और 2030 के आसपास हम लगभग 35 स्क्वाड्रन को हासिल कर लेंगे और उसके बाद 2040 के आसपास हमारी कंप्लीट 42 स्क्वाड्रन हो सकते हैं। अगला अपडेट MMRC टेंडर को लेके, जैसे कि 2 दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स अभी जल्दी से ही मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फाइनल करने वाला है और इसमें राफेल की सिलेक्ट होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहले भी राफेल इंडियन एयरफोर्स की सभी रिक्वायरमेंट में फिट हो चुका है और अभी भारत राफेल को पिछले 1 साल से इस्तेमाल भी कर रहा है और इसकी परफॉर्मेंस से भारत काफ़ी खुश है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर है और वो ये है कि राफेल हमको काफ़ी महंगे पड़े थे और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में या MMRC टेंडर में जितने भी फाइटर जेट पार्टिसिपेट करने वाले या कर रहे हैं, उन सभी के मुकाबले राफेल महंगा पड़ सकता है। और ऊपर से हमने इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए डसॉल्ट को एडिशनल पेमेंट भी किया था, लेकिन अच्छी बात यह कि आगे चल के हमको वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
पर अभी इसको लेके एक टॉप डिफेंस साइट में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर MMRC टेंडर में या मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में हम राफेल को खरीदते हैं तो हो सकता है ये हमको काफी महंगे पड़ेंगे, क्योंकि इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि राफेल पहले से ही काफी महंगे एयरक्राफ्ट है। लेकिन अच्छी बात यह कि डसॉल्ट की तरफ से भारत को ये बताया गया था कि अगर भारत MMRC टेंडर में राफेल को सिलेक्ट करता है या 100 से ज़्यादा राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस करता है तो डसॉल्ट की तरफ से भारत को राफेल पर 30% के आसपास डिस्काउंट दिया जाएगा, जिससे हम ये आगे चल के काफ़ी सस्ते पड़ सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत की बात यह है कि जो कंडीशन है ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम राफेल को सीधे तौर पर फ्रांस से भारत लाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हम सुखोई को भी भारत में बनाते हैं और ये हमें रशियन सुखोई के मुकाबले ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। और अगर हम एक सुखोई को डायरेक्टली रशिया से खरीद के लाते हैं तो वो हमको भारत में बनाए गए एक सुखोई के मुकाबले लगभग 45% के आसपास सस्ता पड़ सकता है। इसका एक मेजर कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर है, जिसका फिलहाल के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है और इसके लिए काफ़ी हद तक ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। सेम चीज़ अगर राफेल के साथ हुआ तो राफेल के प्राइस भी हमको काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे और फ्रांस में एक राफेल को बनाने के लिए जितना मैन पावर लगता है उसके मुकाबले भारत में इसको बनाने के लिए हमको 2 गुना मैन पावर की जरूरत पड़ सकता है और इस वजह से जो प्राइस होगा वो काफी हद तक इंक्रीज हो सकता है। अब जैसे कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में सिलेक्ट हुए किसी भी फाइटर जेट को भारत में बनाया जाएगा तो ये चीज हर किसी फाइटर जेट के साथ हो सकता है, जिसको आगे चल के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में सिलेक्ट किया जाएगा या फिर उसको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और जो भी फाइटर जेट यहाँ पे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में सिलेक्ट होगा वो हमको ओरिजिनल एयरक्राफ्ट के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। दूसरी बात ये कि अभी हम जिस राफेल को खरीदे हैं वो F3R वेरिएंट का है, लेकिन आगे चल के MMRC 2 टेंडर के अंदर हमको F4 वेरिएंट के राफेल को ऑफर किया जाएगा और अपग्रेड होने के बाद में भी इसके प्राइस थोड़ा बहुत इंक्रीज होने वाला है। और एक एस्टिमेशन के मुताबिक अगर राफेल को भारत मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में सिलेक्ट करता है तो इसकी टोटल कॉस्ट $25 बिलियन को भी पार कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।